बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। होपफुली आप सब लोग खैरियत से होंगे। दिस इज इंजीनियर शहजाद अशरफ फ्रॉम योर फेवरेट चैनल टॉप स्पॉट फिजिक्स। और स्टूडेंट्स, आज एमडी कैट और ई कैट और इवन जो competitive एग्जाम है उसे उसमें आने वाले एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि है फोटोन या क्वांटम। इस टॉपिक के अंदर स्टूडेंट्स हम लोग तीन चीजें डिस्कस कर रहे होंगे। सबसे पहले तो हम लोग बात करेंगे एनर्जी ऑफ द फोटोन के बारे में। सेकेंडली हम लोग बात करेंगे मोमेंटम ऑफ द फोटोन के बारे में। और नंबर तीन पे जो बात हो रही होगी, दैट विल बी द रिलेशन बिटवीन एनर्जी एंड मोमेंटम। इस टॉपिक की खास बात यह है कि एमडी कैट पास पेपर और कुछ कंपेटिटिव एग्जाम में यहाँ से बड़ी स्टिफ कैलकुलेशंस आई हुई हैं। तो इंशाल्लाह इस वीडियो में हम लोग जो है उन स्टिफ कैलकुलेशंस को सॉल्व करने के लिए जो शॉर्टकट ट्रिक्स हैं उनके बारे में बात कर रहे होंगे। और साथ ही साथ में हम एमडी कैट के पास पेपर्स का भी हवाला जो है वो ले रहे होंगे। हम इसमें एमडी कैट के पास पेपर के सवाल भी शामिल करेंगे। तो आइए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है फोटोन या क्वांटम। तो फोटोन या क्वांटम के बारे में एक चीज याद रखिएगा। 1900 में मैक्स प्लैंक्स ने हमें ये बताया कि जब भी एनर्जी एमिट होगी या एब्जॉर्ब होगी, हम लोग मैक्स प्लैंक ने ये बताया कि जो लाइट है वो वेव के तौर पे तो मूव कर ही रही होती थी, लेकिन इसने ये बताया कि लाइट का जब भी किसी भी चीज के साथ इंटरेक्शन हो रहा है स्टूडेंट्स, वो डिस्क्रीट एनर्जी पैकेट्स की फॉर्म में हो रहा है। और इन एनर्जी पैकेट्स को क्या नाम दिया गया? फोटॉन्स का नाम दिया गया। तो यहाँ पे सबसे मैक्स प्लैंक्स की जो क्वांटम थ्योरी है उसकी जो है वो स्टेटमेंट आप लोग देख सकते हैं कि लाइट जब भी मूव करेगी फिर तो ठीक है, वेव है, लेकिन जब भी लाइट का इंटरेक्शन हो रहा है तो वो डिस्क्रीट एनर्जी पैकेट्स की फॉर्म में हो रहा होगा, जिसे हमने फोटॉन्स का नाम दिया। स्टूडेंट्स, फोटोन के बारे में मजीद मूव करने से पहले आपको चंद एक इम्पॉर्टेंट चीजें याद कर लेनी हैं। एंड व्हाट आर दैट? आपको फोटोन से रिलेटेड तीन चीजें जो है वो अभी से याद करनी है। नंबर एक में याद कर लो स्टूडेंट्स, जो फोटोन का चार्ज होता है वो कितना होता है? जीरो। फोटोन का जो रेस्ट मास होगा, जिसको हम एम नॉट से डिनोट करते हैं, वो भी कितना होगा? जीरो। ये रेस्ट मास क्या होता है, ये वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में आपको पता चल रहा होगा। और नंबर तीन में याद रखिएगा, जितने के जितने फोटोन हैं, दे ऑल आर मूविंग विद द स्पीड ऑफ लाइट। तमाम फोटोन की स्पीड जो होगी वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होगी। ये तीन बातें जो हैं इनको हम जो है वो बुनियाद बना के आगे चल रहे होंगे। स्टूडेंट्स, मैंने बताया कि आज के टॉपिक में ना हम तीन बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट करने जा रहे हैं। नंबर एक में हमने बात करनी है अबाउट द एनर्जी ऑफ द फोटोन। सेकेंडली हमने बात करनी है स्टूडेंट्स मोमेंटम ऑफ द फोटोन के बारे में। और नंबर तीन में हम लोग बात कर रहे होंगे रिलेशन बिटवीन द एनर्जी एंड मोमेंटम। तो सबसे पहले हम लोग एनर्जी ऑफ द फोटोन की तरफ जा रहे हैं। आप सब लोगों ने एनर्जी ऑफ द फोटोन के बारे में एक चीज पढ़ रखी है कि जो एनर्जी होती है उसका फ्रीक्वेंसी के साथ क्या रिलेशन होता है? डायरेक्ट होता है। अब स्टूडेंट, यहाँ पे एक बहुत बड़ी मिसकॉन्सेप्शन है। स्टूडेंट से पूछा जाए ये फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है? स्टूडेंट्स याद रखिएगा, जो फोटॉन्स हैं दे आर एक्चुअली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, दे आर द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो जो फोटॉन्स होते हैं ना, उनके अंदर स्टूडेंट्स याद रखो, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड है वो ऑसिलेट कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी से मुराद क्या है? फ्रीक्वेंसी से मुराद है नंबर ऑफ ऑसिलेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड पर सेकंड। एक सेकंड के अंदर उस फोटोन के अंदर जितने इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स जितनी दफा ऑसिलेट कर रहे हैं उसे हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। और याद रखिएगा, जितनी ज्यादा दफा ऑसिलेट कर रहे होंगे उतनी ही फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, और जितनी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उतनी फोटोन की एनर्जी ज्यादा आ रही होगी। तो स्टूडेंट्स, हम लोग एक काम करते हैं, हम प्रोपोर्शनल हटा के कांस्टेंट यूज करते हैं। तो यहाँ पे जो हम कांस्टेंट यूज कर रहे हैं वो बड़ा फेमस है, एच, जिसे हम लोग बोलते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट। और आपको प्लैंक्स कांस्टेंट के बारे में दो चीजें याद कर लेनी है। एमडी कैट 2019 में इसकी सिंपल वैल्यू पूछी गई थी। तो स्टूडेंट्स, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू याद कर लो, 6.63 10⁻⁻⁻34 होती है। और सेकेंडली
आपको एक चीज याद करनी है, इसके यूनिट्स। इसके यूनिट्स के बारे में दो इंपॉर्टेंट चीजें याद रखिएगा। नंबर एक में जो प्लैंक्स कांस्टेंट है उसके यूनिट याद रखो, जूल सेकंड होंगे, एंड दे आर एग्जैक्टली सेम एज एंगुलर मोमेंटम। प्लैंक्स कांस्टेंट और एंगुलर मोमेंटम दोनों के यूनिट्स सेम होते हैं। तो पहली इंपॉर्टेंट बात आप लोगों ने देखी कि सम टाइम हमें क्या होगा, फ्रीक्वेंसी गिवन होगी और हमें क्या पूछी जाएगी, एनर्जी पूछी जाएगी। तो आपने सिंपली एच और एफ का क्या ले लेना है, प्रोडक्ट। और मैंने बताया एमडी कैट पास पेपर का हवाला भी हम लेंगे। जैसे आप लोग देख सकते हो स्टूडेंट्स, यहाँ पे 2019 यूएचएस 2019 का जब पेपर हुआ तो यहाँ पे एनर्जी ऑफ द फोटोन के बारे में पूछा गया। सवाल की स्टेटमेंट आपके सामने है। यहाँ पे बड़ा क्लियरली स्टेट किया गया है कि हमारे पास एक फोटोन है जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 18 हर्ट्ज है। और आपको बोला गया इसकी क्या कैलकुलेट करो, एनर्जी कैलकुलेट करो। यू आर गिवन विद द फ्रीक्वेंसी एंड यू हैव टू फाइंड द एनर्जी। सो देयर विल बी अ रियली सिंपल एक्सप्रेशन, E इज इक्वल टू एच एफ। तो सिंपली दोनों का प्रोडक्ट ले लो। एच की वैल्यू हमें बता रखी है, या हमें पता है 6.6 10 रेज टू पावर -34। और जो फ्रीक्वेंसी है वो हमें डेटा में दे रखी है स्टूडेंट्स, दैट इज 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 18। अब देखो इस 3 को 6.6 से मल्टीप्लाई करो स्टूडेंट, 6 3 द 18, 1 कैरी हुआ, 6 3 द 1, 6 3 द 18 और 1 कितना हुआ 19। तो ये आएगा 19.8। बाकी मसला रह गया 10 की पावर्स को सॉल्व करने का। तो माइनस का 34 है और प्लस का 18 है, तो जो ही आप दोनों को ऐड करोगे आपके पास आंसर आएगा -16। और चूंकि आप सारी वैल्यूज एसआई यूनिट में पुट कर रहे हो तो लिहाजा आपका जो एनर्जी का आंसर आएगा वो भी एसआई यूनिट में आएगा। तो यू कैन सी कि हमारे पास जो एनर्जी की वैल्यू आ रही है वो 19.8 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -16 आ रही है। सो हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो 19.89 10 की पावर -16 होगा। और ये एमडी कैट 2019 का जो है वो ओरिजिनल क्वेश्चन है। तो नंबर एक में हमने एनर्जी ऑफ फोटोन का पहला फॉर्मूला याद कर लिया। स्टूडेंट वापस चलते हैं, हमें एनर्जी ऑफ फोटोन का एक और फॉर्मूला जो है वो बनाना है। मैंने अभी आप लोगों को बताया कि जितने के जितने फोटोन हैं दे ऑल आर मूविंग विद द स्पीड ऑफ लाइट। तो जैसे आप v इज इक्वल टू एफ लेमडा लिखते हो, तो मैं आज v इज इक्वल टू एफ लेमडा नहीं लिख रहा, मैं लिख रहा हूँ c इज इक्वल टू एफ लेमडा। तो स्टूडेंट्स बताइएगा, यहां से अगर मैं f यानी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू पता लगाऊं तो वो क्या आएगी, c अपॉन लेमडा आएगी। और अभी हमने फोटोन की एनर्जी का एक फॉर्मूला पढ़ा, E इज इक्वल टू एच एफ। स्टूडेंट्स एक काम करो, जहां पर फ्रीक्वेंसी आ रही है वहां पे हम लोग ये वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो जो ही आप ये वैल्यू इधर पुट कर रहे होगे, यू विल बी गेटिंग अनदर एक्सप्रेशन फॉर द एनर्जी ऑफ द फोटोन, जो कि क्या बनेगा, जल्दी देखो, एच तो आ गया ऐसे ही, जहां पर एफ आ रहा है वहां पे हम लोग क्या लिखने जा रहे हैं, सी अपॉन लेमडा। तो आपके पास एनर्जी का एक दूसरा फॉर्मूला आ रहा है, एच सी अपॉन लेमडा। और आपको नजर आ रहा है आपने ये फॉर्मूला तब यूज करना है व्हेन यू आर गिवन विद द वेवलेंथ। और एक और इंपॉर्टेंट चीज याद रखो कि जो एनर्जी है उसका वेवलेंथ के साथ क्या रिलेशन है, इनवर्स रिलेशनशिप है। अब स्टूडेंट्स मैंने वीडियो के शुरू में बात की थी कि कुछ मुश्किल कैलकुलेशंस आएंगी और मैं आपको उसके शॉर्टकट ट्रिक्स बता रहा हूँ। तो समटाइम वो हमें वेवलेंथ दे देगा और एनर्जी पूछ लेगा, तो बड़ी लेंथी कैलकुलेशन हो जाएंगी। मैं एक सवाल की तरफ जाऊंगा, लेकिन पहले मैं एक शॉर्टकट ट्रिक डेवलप कर लूं। आपको पता है जब भी एनर्जी पता लगानी है तो फॉर्मूला है एच सी अपॉन लैम्डा। एच की वैल्यू अभी अभी आपने याद की, हाउ मच दैट इज 6.63 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -34। और स्पीड ऑफ लाइट जो है वो 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 है। और नीचे हमें पुट करनी है वेवलेंथ। अगर आप तमाम चीजें ऐसे यूनिट में पुट कर रहे हो तो आपका एनर्जी का आंसर आएगा किसमें भला, जूल में। अब यहाँ पे बच्चों को कैलकुलेशन में बड़ा मसला होता है, क्योंकि समटाइम वो हमें वेवलेंथ दे रहा होता है, लाइक उसने दे दी हमें 400 नैनोमीटर, 500 नैनोमीटर, कुछ भी दे दिया। तो जब हम यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर रहे होंगे तो ऊपर वाली दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है, नीचे डिवाइड करना है, बड़ा ही मुश्किल मरहला है। तो मैं आपको शॉर्टकट ट्रिक बता रहा हूँ। स्टूडेंट्स ये जो दोनों टर्म्स हैं जो आपके सामने हाईलाइटेड हैं, आपको पता है इन दोनों का प्रोडक्ट तो कांस्टेंट ही बनना है ना हमेशा। एच और सी की वैल्यू फिक्स है, जब दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ऐसा करो, इस कांस्टेंट की वैल्यू याद कर लो। ऊपर वाली दोनों वैल्यूज को जब भी आप मल्टीप्लाई करोगे जो आपका आंसर आएगा वो 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -25 आ रहा होगा। और नीचे क्या है,
लेमडा है। आप इस फॉर्मूले में बस आपको एक काम करना है, कैलकुलेशन बहुत आसान हो गई है। आपने सिर्फ करना क्या है, नीचे लेमडा की वैल्यू पुट करनी है, और जो ही स्टूडेंट्स आप लेमडा की वैल्यू पुट कर रहे होगे तो आपके पास जो है वो एनर्जी आ रही होगी जूल में। तो एनर्जी का एक फॉर्मूला याद कर लो, एच सी अपॉन लेमडा। एच और सी का प्रोडक्ट मैंने आसान करके लिख दिया, कितना आएगा, 2 × 10⁻⁻। अब जब कभी आपको वेवलेंथ दे दे मीटर्स में, तो आपने वो वहां यहाँ पे पुट करनी है और आपका एनर्जी का आंसर आ जाएगा किसमें भला, जूल में। इस बात को अंडरस्टैंड करने के लिए आइए हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स आप लोग देख सकते हो एक क्वेश्चन है जहाँ पे हमें फोटोन की वेवलेंथ दे रखी है और हमें बोला गया है उसकी क्या कैलकुलेट करो, एनर्जी कैलकुलेट करो, और आंसर जूल्स में लिखना है। तो एनर्जी जब भी वेवलेंथ दी हो, तो मैंने बताया जब भी आंसर जूल में लाना हो और वेवलेंथ दी हो, तो शॉर्टकट फॉर्मूला बताओ जरा, व्हाट वाज दैट, 2 × 10⁻⁻⁵ ओवर लेमडा। अब जल्दी से बच्चों लेमडा की वैल्यू पुट कर दो, 2 × 10⁻⁻⁵ और लेमडा की वैल्यू आपको दे रखी है, आप लोग देख सकते हो हाउ मच दैट इज 400 नैनोमीटर। और मैंने अभी बताया जब आप ये वैल्यूज पुट कर रहे हो सारी चीजें ऐसे यूनिट में ला रहे हो, लिहाजा आपका आंसर जो है वो जूल में आएगा। अब कैलकुलेशन आसान है, ऊपर आप लोग देख सकते हो आपको लिखना है 2 × 10⁻⁻⁻25, नीचे है 400 × 10⁻⁻⁹। ये दो जीरोस की वजह से यहाँ पे +2 कर दो, तो नीचे बनेगा 4 × 10⁻⁻⁻7। स्टूडेंट्स -7 को ऊपर ले जाओ, तो ऊपर बना 10⁻⁻25 प्लस क्या बना 7, और 2 को 4 से डिवाइड करोगे कितना आएगा 1/2, और 1/2 की जगह आप लोग क्या लिख सकते हो 0.5। तो स्टूडेंट्स ये आ रहा है 0.5 × 10⁻⁻⁻25 और प्लस का 7, तो कितना बना माइनस का 18। और आपको इजी वेव में इसको लिख सकते हो 5 × 10⁻⁻⁻19, और आपका आंसर किस में आएगा, जूल में आएगा। इस बेटे फॉर्मूले में हमने एक चीज ये देखी कि जब भी हमें वेवलेंथ दी हो और एनर्जी पता लगानी हो, तो आपने ये शॉर्टकट फॉर्मूला याद कर लेना है जो मैंने स्टिफ कैलकुलेशंस की बात की। अब यहाँ पे एक और बड़ा पंगा है हमारा, मोस्ट ऑफ द टाइम जब न्यूमेरिकल्स आते हैं ना, तो स्टूडेंट्स वहां पे जो एनर्जी है वो जूल में नहीं दी होती, बल्कि हमारे पास एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दी होती है। तो ऐसे केसेस में आप क्या कर रहे होगे कि जब वो आपको एनर्जी फाइंड आउट करने के लिए बोले किसमें भला, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब यहीं पे आपने फॉर्मूला लिखा हुआ है, मैं यहाँ से एक नया फॉर्मूला आपको बना के दे रहा हूँ स्टूडेंट्स। ये वाले फॉर्मूले पे गौर करें जो हमारा लास्ट एक्सप्रेशन आपके सामने है। अच्छा, एक कन्वर्जन आप सब लोगों ने सीख रखी है, आपने सीख रखा है कि जो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, इनफैक्ट वो किसके बराबर होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 जूल के बराबर होता है। तो यहां से 1 जूल की वैल्यू मालूम करो, तो जो ही 1 जूल की वैल्यू पता लगाओगे, तो दैट कम्स आउट टू बी 1/1.6 × 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी एक चीज समझ आई, जब जब आपको जूल्स को कन्वर्ट करना है किसमें भला, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा किससे भला, 1.6 × 10⁻⁻19 से। बताओ यहाँ पे आंसर किसमें आ रहा था, जूल में, बट अब की दफा हमें आंसर लाना है किसमें बोला, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। आप क्या करोगे, जो भी आंसर आ रहा था जूल में, हाउ मच दैट वाज 2 × 10⁻⁻25। स्टूडेंट नीचे लेमडा ऐसे ही था। अब मैं चाह रहा हूं मेरे इस जूल की जगह इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाए, तो मैंने अभी आपको तरीका बताया जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है। तो आप तमाम आंसर को डिवाइड कर रहे होगे किससे भला, 1.6 × 10⁻⁻19 से। और इंटरेस्टिंग थिंग, अब हमारे पास जो एनर्जी आ रही है वो जूल में नहीं आ रही, वो किस में आ रही है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ रही है। अब यहाँ पे फिर अगेन बड़ी स्टिफ कैलकुलेशंस हैं, लेकिन बात वही है, ये जो तीनों चीजें हैं, ये जो फैक्टर्स लिखे हुए हैं दो, इनका रेशो तो हमेशा सेम रहेगा। और इसकी वैल्यू स्टूडेंट मैं आपको बता रहा हूँ, ये याद कर लें। जैसे इन दोनों वैल्यूज को आप डिवाइड कर रहे होगे ना, तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 1240 × 10⁻⁻⁻9। नीचे लैम्डा वाला फैक्टर ऐसे ही आएगा, और यूनिट्स बताओ बच्चों क्या आएंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रहे होंगे। इट मींस कि अगर वो आपको एनर्जी मालूम करने को बोले किसमें भला, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो मैंने आपको दूसरा इंपॉर्टेंट शॉर्टकट फॉर्मूला लिख दिया। मैं स्टूडेंट्स को
कभी भी ज्यादा प्रेफर नहीं करता कि शॉर्टकट्स याद करो, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बोलूंगा कि आप ये वाला शॉर्टकट जरूर याद करो। अगर आप ये शॉर्टकट नहीं याद कर रहे तो यू पीपल विल हैव सीरियस प्रॉब्लम, जब न्यूमेरिकल्स आएंगे तो सॉल्व नहीं होंगे। तो दोनों बातें याद रखिएगा, जूल्स का बता दिया और अभी इलेक्ट्रॉन वोल्ट का बता दिया। सारे बच्चे जल्दी से इस फॉर्मूले को रट्टा मार लें। आइए एक सवाल लेते हैं और देखते हैं क्या हमें फॉर्मूला जो है वो उसको ग्रैब कर पा रहे हैं या नहीं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप लोगों को एक सवाल नजर आ रहा है। हमारे पास उसने क्या किया, एक फोटोन है जिसकी वेवलेंथ बता दी 124 नैनोमीटर है, और उसने बोला इसकी एनर्जी पता लगाओ किसमें भला, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अभी अभी मैंने आपको एक शॉर्टकट फॉर्मूला बताया कि वेन एवर यू आर गोइंग टू फाइंड द एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इसका शॉर्टकट फॉर्मूला होगा 1240 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁹ ओवर क्या पुट करना है, लेमडा। और आपका ये आंसर आ किस में रहा होगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो बच्चों जल्दी से, वी आर गिवन विद द वेवलेंथ, बस वेवलेंथ पुट कर दो। ऊपर लिखा 1240 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁹ ओवर वेवलेंथ बच्चों देखो कितनी है, 124 नैनोमीटर। 124 नैनोमीटर। और याद रखिएगा हमारा ये आंसर आना है किसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ये -9 और ये -9 कैंसिल हो जाएंगे, 124 भी कैंसिल हो जाएगा, ऊपर सिर्फ एडिशनल फैक्टर 10 बच रहा है। तो हमारा जो आंसर आएगा स्टूडेंट्स, दैट विल बी 10। और मैंने अभी बताया जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा किसमें भला, इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में आ रहा होगा। तो एनर्जी के स्टूडेंट्स दोनों शॉर्टकट याद रखें कि अगर जूल में पूछे तो मैंने अभी तरीका बताया, 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻25 ओवर लैम्डा। और अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछे तो ये फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, यू विल बी यूजिंग दिस वन एक्सप्रेशन। तो होपफुली आपको एनर्जी के दोनों फॉर्मूले जो हैं, बल्कि तीनों फॉर्मूले, फ्रीक्वेंसी वाला और वेवलेंथ वाले दो फॉर्मूले समझ आ चुके होंगे। अब ना पास पेपर में कुछ अजीब सवाल देखने में आए। समटाइम वो आपको एनर्जी के बारे में तो पूछ रहा होगा, लेकिन हमें उस एनर्जी का आंसर तभी कर पा रहे होंगे जब स्टूडेंट्स हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम याद होगा। तो मैं जल्दी से कागज पेंसिल निकाल लें बच्चों में, आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम अगर तो याद है तो दैट्स गुड, और अगर आपको नहीं याद तो मैं आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो है वो याद करने का तरीका बता रहा हूँ। मैं आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो है वो याद करने का तरीका बता रहा हूँ। तो आइए बच्चों, हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम याद करते हैं। जल्दी से देखो, हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम याद करने का मैंने बोला तरीका बता रहा हूँ। हमारे पास सबसे पहले सेंटर में आपको लिखना है विजिबल। सेंटर में आपको लिखना है विजिबल। विजिबल लाइट में स्टूडेंट याद रखो, देयर आर 7 कलर्स, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। एंड द इंटरेस्टिंग थिंग इज कि जब जब आप वॉयलेट से रेड की तरफ जा रहे हो, जो वेवलेंथ है स्टूडेंट्स उसके बारे में याद कर लो कि जो वेवलेंथ है वो क्या कर रही होगी, इंक्रीज कर रही होगी। और आप सब लोगों ने कर रखा है कि हमारे पास जो विजिबल लाइट होती है उसकी वेवलेंथ 400 नैनोमीटर से लेके कितनी होती है, 700 नैनोमीटर। यानी वॉयलेट की वेवलेंथ जो है वो 400 नैनोमीटर आएगी और रेड कलर की वेवलेंथ जो है वो 700 नैनोमीटर आएगी। आपको सातों के सातों कलर्स की वेवलेंथ याद कर लेनी है। मतलब मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ बेटे, कलर लिखने एक दफा, वॉयलेट, इंडिगो, क्योंकि समटाइम वो कलर बता देगा और वेवलेंथ नहीं बताएगा। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। स्टूडेंट याद रखिएगा, जो वॉयलेट कलर है उसकी वेवलेंथ होती है 400 नैनोमीटर। तमाम का 50-50 का फर्क है। इंडिगो की होगी 450, ये नैनोमीटर में वैल्यू है। ब्लू की होगी 500, जो ग्रीन होगा उसकी होगी 550, जो येलो होगा उसकी 600, ऑरेंज की 650 और रेड पे जाके हो जाएगी कितनी भला, 700। ये मैं सारी वैल्यूज किसमें लिख रहा हूँ, नैनोमीटर में। तो सबसे पहले याद करो, जो विजिबल लाइट है उसमें 7 कलर हैं, सातों कलर्स की वेवलेंथ पता होनी चाहिए। अब बेटे आपने एक चीज पढ़ रखी है कि हमारे पास एक चीज है जिसका नाम है इंफ्रारेड। इंफ्रारेड क्या होती हैं, जिनकी वेवलेंथ रेड से भी ज्यादा होती है। तो स्टूडेंट सोच के बताइएगा, जब हम वॉयलेट से रेड की तरफ जा रहे हैं वेवलेंथ बढ़ रही है, तो इंफ्रारेड की वेवलेंथ रेड से भी बड़ी है।
वो रेड के राइट साइड पे आना चाहिए या वॉलेट की लेफ्ट साइड पे? मेरे ख्याल से रेड से बड़ी है, तो उसको हमें इस साइड पे लिखना चाहिए क्योंकि इस साइड को वेवलेंथ बढ़ रही है। तो याद रखो सेंटर में विजिबल आएगा, विजिबल की राइट साइड पे आपने क्या लिख दिया, इंफ्रारेड। और आपके पास एक चीज होती है जिसका नाम है अल्ट्रा वायलेट। अल्ट्रा वायलेट की वेवलेंथ वॉलेट से भी कम है, और वॉलेट से कम वेवलेंथ है तो मुझे उसको इस साइड पे लिखना चाहिए, लेफ्ट साइड पे। तो स्टूडेंट लेफ्ट साइड पे आप लोग क्या लिख दो, अल्ट्रा वायलेट लिख दो। दोबारा बता रहा हूं, सेंटर में विजिबल लिखा, राइट पे लिखा आई आर, लेफ्ट पे क्या लिखा, यूवी। और अब दो दो वैल्यूज और लिख लो, वो कौन कौन सी हैं? राइट साइड पे दो चीजें लिखो, माइक्रोवेव्स, और साथ में क्या आ रही हैं, रेडियो वेव्स। और लेफ्ट साइड पे लिखो क्या भला, एक्स रेज, और साथ में आएंगी गैमा रेज। ये सारा का सारा स्पेक्ट्रम जो है वो आपके पास अवेलेबल है। आप इस स्पेक्ट्रम को क्या कर रहे होगे, याद कर रहे होगे। स्पेक्ट्रम याद करने का तरीका मैंने बता दिया। अब आपको ना सिर्फ ये स्पेक्ट्रम याद रखना है, बल्कि इस स्पेक्ट्रम के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें याद रखनी है। अच्छा, वो चीजें क्या है वो भी अभी नोट डाउन कर लें। अगर आप ये याद नहीं कर रहे तो यू पीपल विल बी इन अ सीरियस प्रॉब्लम। याद रखो, जब जब आप इधर लेफ्ट साइड से राइट की तरफ जा रहे हो, तो लेफ्ट से राइट को जाते हुए मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, जो वेवलेंथ है वो क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। पहली बात याद कर लो। और फोटोन की वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का इनवर्स रिलेशनशिप होता है, तो वेवलेंथ बढ़ेगी तो फ्रीक्वेंसी क्या कर रही होगी, डिक्रीज कर रही होगी। और आपको पता है कि अगर फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करेगी तो एनर्जी भी क्या कर रही है, लेफ्ट से राइट को जाते हुए डिक्रीज कर रही है। इट मींस जो हमारे पास गैमा रेज हैं उनकी एनर्जी जो है वो सबसे ज्यादा है, और जो रेडियो वेव्स हैं उनकी एनर्जी जो है वो सबसे कम है। तो एनर्जी का ट्रेंड भी पता होना चाहिए। अब बच्चे यहाँ पे एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। बच्चों को बोला जाता है बताओ इनमें स्पीड किसकी ज्यादा होगी, गैमा रेज की के रेडियो वेव्स की? बच्चे कहते हैं गैमा रेज की एनर्जी ज्यादा है सर, उसकी स्पीड ज्यादा होगी। नहीं बच्चों, याद रखो, ऑल electromagnetic waves have same speed, they all are moving with the speed of light। होपफुली आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो है वो याद कर लेना है। यहीं पे वीडियो को पॉज कर लें और दो दफा लिख के देखें। अगर आपको स्पेक्ट्रम नहीं याद तो मैंने बोला प्रॉब्लम होने वाला है। आइए चंद एक सवालात जो हैं वो लेते हैं, चंद एक सवालात जो हैं वो ले रहे हैं हम लोग। तो बच्चों यहाँ पे देखो, एक सवाल आ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लोअर एनर्जी क्वांटा। बताओ किसके फोटोन की एनर्जी कम होगी, आई आर, यूवी, एक्सरेज और गैमा रेज? मैंने बोला जब तक स्पेक्ट्रम याद नहीं है तो आप कभी भी इसका आंसर नहीं कर पाओगे। तो आइए जल्दी से स्पेक्ट्रम को दोहरा लेते हैं, दोबारा टाइम हो जाता है। सेंटर में मैंने बोला था क्या लिखोगे, विजिबल यानी वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। और मैंने बताया था रेड से ज्यादा वेवलेंथ किसकी होती है, इंफ्रारेड की, वो इस साइड पे लिख लो। वॉयलेट से कम वेवलेंथ किसकी होती है, अल्ट्रा वॉयलेट की, वो इस साइड पे लिख लो। और फिर मैंने बोला राइट साइड पे दो और चीजें लिखो, कौन कौन भला, माइक्रोवेव्स, और साथ में लिखो क्या भला, रेडियो वेव्स। और लेफ्ट साइड पे मैंने बोला दो चीजें लिख लो, क्या भला, एक्स रेज और गैमा रेज। और मैंने थोड़ी देर पहले बताया आपको कि जब जब आप लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हो, जो एनर्जी है वो क्या हो रही है, एनर्जी जो है वो क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। अब सवाल क्या है, किसकी एनर्जी कम होगी? तो बेटे जो चीजें दी हुई हैं मैं हाईलाइट कर लूं। एक तो लिखा हुआ है गैमा रेज, साथ में लिखी हुई है कौन भला, एक्स रेज, फिर कौन है, यूवी है, फिर कौन है, आई आर है। अब आप लोग सोच के बताओ कि गैमा रेज, एक्स रेज, यूवी और आई आर में सबसे कम एनर्जी किसकी होगी? ट्रेंड आपको पता है, लेफ्ट साइड से राइट को जाते हुए एनर्जी कम हो रही है। बेटे यहाँ पे हम लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं, यानी गैमा रेज से एक्स रेज की एनर्जी कम, एक्स रेज से यूवी की कम, और यूवी से कम एनर्जी है किसकी भला, आई आर की। इवन आई आर की एनर्जी यूवी से भी कम है। आप इस सवाल का कभी भी आंसर ना कर पाते अगर आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम याद ना किया होता। तो बच्चों आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम याद कर लेना है। अच्छा, अब 2 साल पेपर्स में ना मुख्तलिफ सवाल आते रहे। मैंने आपको अभी बताया कि 2 साल जो है वो डिफरेंट क्वेश्चंस आते रहे। उन क्वेश्चंस को आइए अप्रोच करते हैं। एक दफा तो उसने पूछा नंबर ऑफ फोटॉन्स के बारे में। स्टूडेंट मुझे बताओ, मैंने अभी एनर्जी का फॉर्मूला लिखा था, E इज इक्वल टू क्या था,
एच सी अपॉन लेमडा, एच सी अपॉन लेमडा, ये कितने फोटॉन्स की एनर्जी का फॉर्मूला था? 1 फोटोन की एनर्जी का फॉर्मूला था। अगर एन फोटॉन्स आ जाएं तो एन फोटॉन्स की एनर्जी का फॉर्मूला क्या लिख रहे होगे स्टूडेंट्स, वो याद कर लो। ई यानी एन फोटॉन्स की एनर्जी का जो फॉर्मूला होगा वो एन एच सी अपॉन लेमडा होगा। बड़ी सिंपल सी बात है। ये आ गया एन फोटॉन्स की एनर्जी का फॉर्मूला। अब मैंने बोला सवाल किस चीज के बारे में है? जो एग्जामिनर है वो आपको पूछ रहा है किस चीज के बारे में? नंबर ऑफ फोटॉन्स के बारे में। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स जो है यानी एन की वैल्यू यहां से पता लगा लो। स्टूडेंट्स एन की वैल्यू जैसे आइसोलेट करोगे वो क्या बनेगी? एन इज इक्वल टू ई मल्टीप्लाई बाय लेमडा ओवर एच सी। वो आपको अगर क्या दे दे? एनर्जी बता दे, वेवलेंथ बता दे, और एच और सी का प्रोडक्ट तो हमने याद किया हुआ है। तो यहां से हम इजीली क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? नंबर ऑफ फोटॉन्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पहला फॉर्मूला याद करो नंबर ऑफ फोटॉन्स का। इस बात को अंडरस्टैंड करने के लिए आइए एक सवाल लेते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक सवाल आपको नजर आ रहा है, क्या बीम ऑफ रेड लाइट and a beam of blue light carries exactly same energy which contains greater number of photons? अच्छा, अब सवाल आ गया नंबर ऑफ फोटॉन्स का। फॉर्मूला भी बताया आपको, n इज इक्वल टू ई मल्टीप्लाई बाय लेमडा अपॉन क्या था? एच सी। अब सवाल की स्टेटमेंट बड़े गौर से पढ़ो। एक रेड लाइट बीम है और एक ब्लू लाइट बीम है, दोनों की एनर्जी क्या है? सेम है। तो उसने बोला एनर्जी सेम है, लिहाजा ये जो ई वाला फैक्टर है ये तो क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। और इंटरेस्टिंग बात बताऊं, ये जो एच और सी वाला प्रोडक्ट है बच्चों, ये भी क्या हो चुका है? कांस्टेंट हो चुका है। तो इसका मतलब है अगर ये ई और एच और सी वाला प्रोडक्ट कांस्टेंट हो गए हैं तो जो नंबर ऑफ फोटॉन्स होंगे, जो नंबर ऑफ फोटॉन्स होंगे उनका वेवलेंथ के साथ क्या रिलेशन बन रहा होगा स्टूडेंट्स? डायरेक्ट रिलेशनशिप बन रहा होगा। अब मैंने आपको नहीं बताना, आपने सोचना है कि रेड और ब्लू लाइट में किसकी वेवलेंथ ज्यादा है। रेड और ब्लू लाइट में तो स्टूडेंट्स जो रेड लाइट है उसकी वेवलेंथ ब्लू से क्या है? ज्यादा है। लिहाजा रेड के नंबर ऑफ फोटॉन ज्यादा भेजने पड़ेंगे किसकी निस्बत भला? ब्लू की निस्बत। स्टूडेंट्स यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्टकट याद कर लो कि अगर जब भी यहाँ से आपने एक चीज देखी, वो जब भी नंबर ऑफ फोटॉन्स का सवाल पूछे और बोले एनर्जी क्या है? सेम। तो एनर्जी जब सेम होगी तो याद रखो तब नंबर ऑफ फोटॉन्स का और जो वेवलेंथ होगा दोनों का आपस में क्या रिलेशन हो जाएगा? डायरेक्ट। अच्छा, बच्चों को यहाँ पे एक और प्रॉब्लमेटिक चीज आई कि सर ये कैसे हो सकता है कि रेड बीम की और ब्लू लाइट की सेम एनर्जी हो जाए? सवाल नहीं समझ में आ रहा। बेटे मैं फिजिकली भी समझाता हूँ। एग्जामिनर ने क्या बोला कि हमारे पास एक स्पॉट है, वहां पे दो तरह के फोटॉन्स आ रहे हैं। एक हमारे पास फोटॉन्स आ रहे हैं कौन से भला? रेड फोटॉन्स आ रहे हैं। और सेकेंडली हमारे पास क्या आ रहे हैं? ब्लू फोटॉन्स आ रहे हैं। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ सेकेंडली हमारे पास ब्लू फोटॉन्स आ रहे हैं। अच्छा बच्चों, आप सबको आइडिया है कि जो ब्लू फोटोन की एनर्जी है वो रेड से ज्यादा होती है क्योंकि ब्लू की वेवलेंथ कम लिहाजा एनर्जी ज्यादा। एक लम्हे के लिए ज्यूम कर लो, ये जो एक ब्लू फोटोन है इसकी एनर्जी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। बताओ दूसरे की भी कितनी होगी? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब ये यहाँ पे पहुंचेंगे ये कितनी एनर्जी प्रोवाइड कर रहे होंगे? 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब सोच के बोलिएगा, जो रेड का फोटोन है उसकी एनर्जी ब्लू से कम है या ज्यादा? तो रेड की चूंकि वेवलेंथ ज्यादा होती है लिहाजा रेड की एनर्जी कम होगी। अगर मैंने ब्लू की 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखी थी तो रेड की समझ लो एक फोटोन की एनर्जी कितनी है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब बच्चों मैं क्या चाह रहा हूं, ये दोनों मुझे सेम एनर्जी प्रोवाइड करें, मतलब मैं रेड की वजह से भी यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी लाना चाहता हूं। तो बताओ क्या मुझे रेड के भी दो ही फोटोन भेजने पड़ेंगे? ब्लू के तो दो भेजे थे। नहीं, रेड के एक फोटोन की एनर्जी कम है तो लिहाजा यहाँ पे उतनी ही एनर्जी देने के लिए, यहाँ पे उतनी ही एनर्जी देने के लिए मुझे रेड के ज्यादा फोटॉन भेजने पड़ेंगे। जल्दी सोच के बताओ कितने फोटॉन भेजने पड़ेंगे? 4। तो सवाल क्या था कि हम एक जगह पे सेम एनर्जी देना चाह रहे हैं, तो किसके ज्यादा नंबर ऑफ फोटॉन भेजने पड़ेंगे? भाई जिसके एक फोटॉन की एनर्जी कम है। आपको पता है रेड के एक फोटॉन की एनर्जी कम है तो रेड के नंबर ऑफ फोटॉन्स क्या देने पड़ेंगे? ज्यादा देने पड़ेंगे। होपफुली आपको नंबर ऑफ फोटॉन्स का क्वेश्चन समझ आ चुका है। अच्छा अब ठीक है, बच्चों ने क्या किया? उन्होंने नंबर ऑफ फोटॉन्स याद कर लिए। लेकिन हुआ क्या, जब पीएमसी 2020, पीएमसी ने पहला टेस्ट 2020 में लिया था, फिजिकल एग्जाम आया, वहां पे एक अजीब सवाल देखने में आया।
उस सवाल की नौयत क्या थी मैं आपको बता रहा हूं। उसने बताया कि हमारे पास कोई रेडिएटर है, मतलब समझ लो एक बल्ब है, और उस बल्ब की पावर उसने बताई हुई थी। सवाल मेरे पास है, मैं भी दिखाता हूँ। 30 माइक्रोवाट का ये बल्ब है, और यहां से कुछ रेडिएशन निकल रही थी जिनकी उसने वेवलेंथ आपको बताई थी 6.63 मिलीमीटर। अब सवाल क्या था, हाउ मैनी नंबर ऑफ photons are emitted per second? How many number of photons are emitted per second? ओके, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड पूछे थे। अब अजीब बात हो गई, बच्चों ने क्या किया, बच्चों ने नंबर ऑफ फोटॉन का ये वाला फॉर्मूला याद किया। यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, एनर्जी, वेवलेंथ और एच और सी। अब उसने आपको एनर्जी तो बताई नहीं। देखो उसने स्टूडेंट्स क्या बता रखा है, हमें पावर बता रखी है। अब बच्चे परेशान कि अब हम लोग क्या करें। तो बेटे कोई मसले वाली बात नहीं है, आप इस एनर्जी वाले फॉर्मूले की जगह पावर भी तो लिख ही सकती हो ना। वो कैसे, आप सबने पढ़ रखा है, जो पावर होती है वो एनर्जी ओवर टाइम होती है। ओके, अगर आप यहां से एनर्जी की वैल्यू पता लगा लो, एनर्जी की वैल्यू क्या आएगी, पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो जहां पर एनर्जी आ रहा है बच्चों, वहां पे लिख दो क्या बोला, पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम। यू आर हैविंग अनदर एक्सप्रेशन फॉर द नंबर ऑफ फोटॉन्स। क्या आएगा, मैं क्या करने जा रहा हूँ, एनर्जी की जगह पे पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिखा पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम लिखा, साथ में क्या आ गया, लैम्डा आ गया, और नीचे क्या आ रहा है, एच सी आ रहा है। आप नंबर ऑफ फोटॉन्स का एक दूसरा फॉर्मूला याद कर लो, और ये फॉर्मूला तब यूज हो रहा होगा जब हमें एनर्जी के बजाय बजाय क्या दे रखी है, पावर दे रखी है। अच्छा, ठीक है, दो फॉर्मूले हो गए। अब जो सवाल आया हुआ था पीएमसी 2020 में, आइए वो सवाल देखते हैं, व्हाट वाज दैट। वो सवाल आपके सामने आ रहा है जी। यहाँ पे आप लोग देखो स्टूडेंट्स, उसने बताया कि एक ट्रांसमीटर है, यानी अभी मैंने बताया था एक बल्ब है, वो रेडिएशन जो है वो एमिट कर रहा है। हमें इस बल्ब की जो है वो क्या दे रखी है, पावर दे रखी है, जो रेडिएशन एमिट हो रही है उनकी वेवलेंथ दे रखी है, और वो पूछ रहा है क्या भरा, नंबर ऑफ फोटॉन्स। जल्दी जल्दी शॉर्टकट, हमने पढ़ा था एनर्जी, नंबर ऑफ फोटॉन्स का फॉर्मूला होता है ई मल्टीप्लाई बाय लैम्डा अपॉन एच सी। लेकिन एनर्जी तो दे नहीं रखी, तो लिहाजा हम लोग क्या कर रहे होंगे, एनर्जी की जगह में क्या लिख रहे होंगे, पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम लिखोगे, साथ में लैम्डा आया ऐसे ही और लिखा एच सी। अब सवाल क्या है, हाउ मैनी नंबर ऑफ फोटॉन्स आर एमिटेड पर सेकंड। बताओ एक सेकंड में कितने फोटॉन्स एमिट हो रहे हैं, यानी नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड, एन ओवर टी पता लगाना है। स्टूडेंट टी को इधर लाके डिवाइड कर दो, तो जो एन ओवर टी की वैल्यू आ रही होगी वो कितनी आ रही होगी, पी मल्टीप्लाई बाय लैम्डा अपॉन क्या बनेगा, एच सी। अब हमें सारे स्टैटिस्टिक्स दे रखे हैं। देखो पावर उसने बता रखी है, पावर हमारे पास जो आ रही है वो कितनी है, 30 माइक्रोवाट। तो पावर की जगह में लिख दो स्टूडेंट्स 30 माइक्रोवाट, ये लो मैं लिख रहा हूँ। 30 की बजाय मैं 3 लिखूंगा, माइक्रो -6 आना था, मैंने एक कम करके -5 कर दिया क्योंकि मैंने जीरो हटाया है। वेवलेंथ कितनी है, 6.63 मिलीमीटर, मिली की जगह -3। बाकी कैलकुलेशन बड़ी आसान है, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू सबने याद की हुई है, 6.63 10 की पावर -34। स्पीड ऑफ लाइट कितनी है, 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8। यहाँ पे आपको बड़ा वाजे तौर पे नजर आ रहा है, ये 3.6 और ये 6.6 कैंसिल हो जाएंगे, 3 और 3 भी कैंसिल हो जाएगा। बाकी मसला रह गया 10 की पावर्स का, तो वो बहुत आसान है। ऊपर देखो 10 की पावर -5 और माइनस का 3 कितना बन रहा है, -8। ये नीचे वाला 8 ऊपर आएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। 34 माइनस का है, ऊपर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये बनेगा 10 रेज़ टू पावर -16 प्लस 34। तो वहां पर जो राइट आंसर था वो 10 रेज़ टू पावर 18 फोटॉन्स पर सेकंड था। तो स्टूडेंट्स देख लिया आप लोगों ने कि नंबर ऑफ फोटॉन्स के क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। अभी तक जो सारी कहानी बनी वो बनी अबाउट द एनर्जी ऑफ द फोटोन। लेकिन मैंने बताया हमारा आज का टॉपिक सिर्फ एनर्जी ऑफ फोटोन के बारे में नहीं है स्टूडेंट्स, हम मोमेंटम भी के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो आइए जल्दी से क्विकली बात करते हैं अबाउट द मोमेंटम ऑफ द फोटोन। स्टूडेंट्स, मोमेंटम ऑफ फोटोन, फोटोन एनर्जी रख रहे हैं तो फोटोन मोमेंटम भी रख रहे हैं। मोमेंटम ऑफ फोटोन, मैं मोमेंटम ऑफ फोटोन का फॉर्मूला लिखने जा रहा हूँ। पहला फॉर्मूला याद कर लो मोमेंटम ऑफ फोटोन का, क्या होगा, P इज इक्वल टू एच अपॉन लैम्डा। अगर आपको प्लैंक्स कांस्टेंट दे दे, वेवलेंथ दे दे, मालूम कर लोगे।
और दूसरा फॉर्मूला याद कर लो, अभी ड्राइव हो जाएगा लेकिन हमें डेरिवेशन में जाने की जरूरत नहीं है। दूसरा फॉर्मूला लिखो HF/C। HF/C, अगर वो आपको फ्रीक्वेंसी दे के मोमेंटम पूछे, और ये दोनों फॉर्मूले बड़ी इंपॉर्टेंट आपको कहानी बता रहे हैं क्या भला, मोमेंटम का वेवलेंथ के साथ क्या रिलेशन आ रहा है, इनवर्स, और मोमेंटम का फ्रीक्वेंसी के साथ क्या रिलेशन आ रहा है, डायरेक्ट। इट मींस कि फोटोन के मोमेंटम और एनर्जी का बिहेवियर क्या है, एक जैसा। एनर्जी भी वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल थी, मोमेंटम भी इनवर्सली है। एनर्जी का भी फ्रीक्वेंसी के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप था, मोमेंटम का भी फ्रीक्वेंसी के साथ क्या रिलेशन है, डायरेक्ट। अच्छा, ये फॉर्मूला तो सिंपल है, यहां से आप एक शॉर्टकट फॉर्मूला डेवलप कर सकते हो इस जगह से। वो कैसे? एच की वैल्यू कांस्टेंट है, सी भी कांस्टेंट है, इन दोनों को जब आप डिवाइड करोगे ना, तो आपका जो आंसर आएगा स्टूडेंट्स, वो कितना आएगा, वो होगा 2.2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻42। 2.2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻42, और एफ साथ में आ गया ऐसे ही, और मोमेंटम है तो लिहाजा यूनिट्स क्या होंगे, न्यूटन सेकंड। हाँ, शॉर्टकट याद करने तो ठीक है, नहीं तो कोई मसले वाली बात नहीं, आप एच और सी की वैल्यूज पुट करके भी कर रहे होगे। अच्छा, अब मोमेंटम ऑफ फोटोन की कैलकुलेशन मैंने बताई। आइए स्टूडेंट जल्दी से मोमेंटम ऑफ फोटोन का भी एक सवाल जो है वो उसको डिस्कस करते हैं। यहाँ पे देखें, हमारे पास एक सवाल दे रखा है, और इस सवाल की नौइयत देखें, उसने बोला विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रीन, रेड, ब्लू कैरीज मोस्ट मोमेंटम। बताओ ग्रीन, रेड और ब्लू में किसका मोमेंटम ज्यादा होगा। आपने अभी याद किया था विब गॉयर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। और आपने बात की थी वॉयलेट से रेड की तरफ जाते हुए वेवलेंथ क्या कर रही होती है, इंक्रीज कर रही होती है। और आज वो पूछ रहा है किसका मोमेंटम ज्यादा होगा। स्टूडेंट्स, मोमेंटम का अभी हमने फॉर्मूला लिखा, P इज इक्वल टू एच अपॉन लेमडा। जो मोमेंटम है उसका वेवलेंथ के साथ क्या रिलेशन है, इनवर्स। हाँ, मुझे बताना है किसका मोमेंटम ज्यादा होगा, भाई उसी का मोमेंटम ज्यादा होगा जिसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी। तीन कलर हैं कौन कौन से, ग्रीन, रेड और ब्लू। तो स्टूडेंट आप लोग देख सकते हो कि ब्लू जो है वो हमारे पास, जो ब्लू है वो यहाँ पे आ रहा है, जो ग्रीन है वो यहाँ पे आ रहा है, रेड इधर आ रहा है। बताओ जब जब ब्लू से रेड की तरफ जा रहे हैं, तो ब्लू की वेवलेंथ सबसे कम है, ग्रीन की उससे ज्यादा, रेड की सबसे ज्यादा। यानी मैं कंपैरिजन कर दूं कि ब्लू की वेवलेंथ जो है वो कम होगी किससे भला, ग्रीन से, और ग्रीन की वेवलेंथ कम होगी किससे भला, रेड से। तो जिसकी वेवलेंथ कम होगी उसका मोमेंटम सबसे क्या होगा, ज्यादा। लिहाजा मोमेंटम जो होगा वो ब्लू का ज्यादा होगा किससे भला, ग्रीन से। और ग्रीन का मोमेंटम इवन ज्यादा होगा किससे भला, रेड से। स्टूडेंट्स, होपफुली आपको ये बातें समझ आ रही हैं। और अगर आप एमडी कैट या ई कैट के स्टूडेंट हैं, या आप किसी भी कंपेटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको इस तरह की बहुत सारी वीडियोस जो हैं वो मेरे चैनल टॉप स्पॉट फिजिक्स पे अवेलेबल है। और अगर आपको बच्चों वीडियो में मजा आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जैसे ही नई वीडियोस आ रही हों तो आपको जो है वो उसका नोटिफिकेशन आता रहे। तो अभी मैंने मोमेंटम ऑफ फोटोन का भी जिक्र कर लिया। आखिरी बात करनी है आज के लिए हमें, और फिर हम आपसे इजाजत चाहेंगे। आखिरी बात स्टूडेंट्स हम लोग करने जा रहे हैं द रिलेशन बिटवीन एनर्जी एंड मोमेंटम। हमने एनर्जी की बात भी कर ली, हमने मोमेंटम की बात भी कर ली। अब एनर्जी और मोमेंटम का आपस में क्या रिलेशन है, आइए उस बारे में बात करते हैं। तो लास्ट हेडिंग लगने जा रही है जो कि है रिलेशन बिटवीन एनर्जी एंड मोमेंटम। रिलेशन है किस चीज का, एनर्जी एंड मोमेंटम, लेकिन किसका, फोटोन का। फोटोन की एनर्जी और मोमेंटम के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट एक चीज याद कर लो, एक बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, E इज इक्वल टू क्या भला, PC। अगर आपको एनर्जी दे के मोमेंटम पूछे, या मोमेंटम दे के क्या पूछे, एनर्जी पूछे, तो फॉर्मूला आपके सामने है। तो C की वैल्यू तो सबको पता ही है। बस एक आखिरी सवाल के साथ जो है हम वीडियो का इख्तिताम करेंगे। यहाँ पे आप लोगों को एक क्वेश्चन नजर आ रहा है, बल्कि एक यहाँ पे नजर आ रहा है आप लोगों को एक क्वेश्चन। यहाँ पे उसने लिखा जो फोटोन ए है दैट हैज ट्वाइस एनर्जी एज कंपेयर टू फोटोन बी, यानी एनर्जीज दे दी हैं।
व्हाट इज द रेशियो ऑफ मोमेंटम ऑफ फोटोन ए टू मोमेंटम ऑफ फोटोन बी। यानी एनर्जीज दे दी हैं और मोमेंटम पूछा है, तो अभी मैंने आपको बताया कि एनर्जी और मोमेंटम का आपस में एक रिलेशन है, क्या भला, E इज इक्वल टू पी सी। बताओ स्टूडेंट, सी तो क्या है, कांस्टेंट है। इट मींस जो एनर्जी होगी वो और जो मोमेंटम होगा वो, इन दोनों का आपस में क्या रिलेशन बन रहा है, डायरेक्ट। अब आखिरी लाइन पढ़ो, वो क्या पूछ रहा है, रेशियो ऑफ मोमेंटम ऑफ फोटोन ए टू मोमेंटम ऑफ फोटोन बी। यानी आपको पी ए और पी बी, ए और बी के मोमेंटम की रेशियो बतानी है, तो वो क्या होगी, ई ए ओवर ई बी होगी। और पहली लाइन पढ़ो, उसने बोला ए वाले फोटोन की एनर्जी बी से डबल है। ऐसा करो, ए वाले फोटोन की एनर्जी की जगह बी से डबल एनर्जी लिख दो। तो जो ही आप इन दोनों को कैंसिल करोगे, आपकी जो मोमेंटम की रेशियो बनेगी वो क्या बनेगी, 2:1 बनेगी। तो तीनों बातें हो गई, एनर्जी ऑफ फोटोन भी हो गया, मोमेंटम ऑफ फोटोन भी हो गया, रिलेशन बिटवीन एनर्जी एंड मोमेंटम हो गया। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आ रहा है, एनर्जी ऑफ जीरो रेस्ट मास पार्टिकल विल बी। अच्छा स्टूडेंट्स, एक आखिरी बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बच्चे हमेशा गलती करते हैं, लिहाजा इसको सीख लें तो सही रहोगे। अच्छा अब ना, मोमेंट फोटोन का एक और नाम भी है, या एक सवाल आता है समटाइम, चले आइए वो सवाल ले लेते हैं, बोर्ड एग्जाम में भी इवन काफी दफा आया। सवाल ये होता है कि द रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज, रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज, आंसर है हमारा जीरो। सर ये कैसे? आपने स्टूडेंट्स मैक्स प्लैंक्स की क्वांटम थ्योरी तो पढ़ी है, लेकिन साथ ही साथ में आपने आइंस्टाइन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के रिजल्ट्स भी पढ़ रखे हैं, जिसमें एक रिजल्ट था मैस वेरिएशन का, वो क्या था, m इज इक्वल टू एम नॉट ओवर 1 - v² ओवर c²। ये एक फॉर्मूला आया था, आप सब बच्चों को याद है। यहाँ पे स्टूडेंट्स जो एम नॉट है, जो एम नॉट है ये क्या होता था, रेस्ट मैस होता था। यानी जब भी बॉडी रेस्ट में होगा कितना मैस होगा, वो एम नॉट है। और एम क्या होता था, जब भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता था, ये मूविंग बॉडी का मैस होता था। आज हमने क्या पता लगाना है, रेस्ट मैस पता लगाना है फोटोन का। तो स्टूडेंट जल्दी से यहाँ से रेस्ट मैस की जो है वो वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, वो क्या आएगी। देखें यहाँ से एम नॉट को आप मालूम करोगे, तो एम नॉट की जो वैल्यू आएगी स्टूडेंट्स, दैट विल बी एम इंटू 1 - v² ओवर c²। मैंने वीडियो के बिल्कुल शुरू में आपको बताया कि ऑल द फोटॉन्स आर मूविंग विद द स्पीड ऑफ लाइट। तो इस फॉर्मूले में जहां पर v आ रहा है वहां पे आप c लिख दो। आइए c लिख के सॉल्व करते हैं। तो ये बनेगा m नॉट इज इक्वल टू m इंटू 1 - c² ओवर c²। c² ओवर c² कितना हो जाएगा, 1। 1 - 1 कितना हो जाएगा, 0। इट मींस हमने फोटोन का रेस्ट मास कैलकुलेट करके देखा, बच्चों को कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो एक सवाल तो ये आता है, रेस्ट मास ऑफ फोटोन वो तो 0 हो गया, लेकिन एक और तरह से बच्चों को गुमराह करता है, कभी कभार बोलता है, जैसे अभी सवाल आएगा कि जीरो रेस्ट मास पार्टिकल, जीरो रेस्ट मास पार्टिकल। जब भी वो कोई ऐसी बात बोले, जब भी कोई ऐसी वो बात बोले, तो फौरी समझ जाओ बच्चों, वो किसका जिक्र कर रहा है, फोटोन का जिक्र कर रहा है। जीरो रेस्ट मास पार्टिकल वो किसको कह रहा है, फोटोन को कह रहा है। आइए देखते हैं आपको कितनी समझ आई। हम एक सवाल ले रहे हैं स्टूडेंट, सवाल आपके सामने है। सवाल ये है, द एनर्जी ऑफ जीरो रेस्ट मास पार्टिकल विल बी। बच्चे कहते हैं जीरो। भाई सोच के बताओ अकल के अंधो, जीरो रेस्ट मास पार्टिकल किसको बोल रहे हैं। सर ये तो आपने अभी बताया था, फोटोन को कहते हैं। तो इसका मतलब वो आपसे क्या पूछ रहा है, एनर्जी ऑफ फोटोन ही तो पूछ रहा है। कुछ बच्चे कहते हैं एनर्जी ऑफ जीरो रेस्ट मास पार्टिकल विल बी जीरो, गलत। फोटोन की एनर्जी जीरो नहीं होती, हर फोटोन की कोई ना कोई एनर्जी होती है। वो जीरो रेस्ट मास पार्टिकल किसको बोल रहा है, फोटोन को बोल रहा है। तो ये बीटा वाला फॉर्मूला भी नहीं है, हमने कहीं भी एनर्जी का फॉर्मूला HF ओवर C नहीं पढ़ा, ये तो मोमेंटम का पढ़ा था। हाँ, एनर्जी ऑफ फोटोन का हमने फॉर्मूला Hc अपॉन लैम्डा पढ़ रखा है, सही हो गया। आखिरी सवाल, मोमेंटम ऑफ
zero rest mass particle will be, zero rest mass particle will be। अब बच्चे कहते हैं जीरो, मैंने अभी आपको बताया जीरो रेस्ट मास पार्टिकल किसका नाम है? फोटोन का नाम है। यानी वो आपसे सिंपली मोमेंटम ऑफ फोटोन पूछ रहा है बच्चों, और उसके दो फॉर्मूले पढ़ रखे हैं। दोनों में कोई भी ऑप्शन में होगा तो उसको देख लीजिएगा। मोमेंटम का पहला फॉर्मूला हमने पढ़ा था, P इज इक्वल टू एच अपॉन लेमडा, या तो ये होगा ऑप्शन में या एच एफ ओवर सी होगा। So this is all about the energy, momentum and relation between the energy and momentum of photon। होपफुली आपको वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। और अगर आप इस बारे में किसी भी चीज की कंफ्यूजन है तो आपको नीचे जो है वो वीडियो में जो है वो नंबर भी शो हो रहा होगा, तो आप जो है वो इस नंबर पे कांटेक्ट जो है वो कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको जो है वो एमडी कैट, ई कैट और कंपेटिटिव एग्जाम्स के हवाले से अच्छी वीडियोस मिल रही हों। थैंक यू फॉर पेशेंस लिसनिंग। अल्लाह हाफिज।